मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ज्योग्राफी के डिटेल सिलेबस के बारे में बता दिया था और उसी श्रृंखला में आज हम लोग यूनिट 1 का पूरा सिलेबस देखेंगे और उसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे भी बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो लगभग तय है इस वर्ष आपके एग्जाम में आना। तो हम लोग पूरा एग्जाम के पॉइंट व्यू से ही पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपकी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं, आप चाहे मेन कैंपस के हो या एफिलिएटेड कॉलेज के हों, दोनों के लिए ये उतना ही बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में सिलेबस देखें तो पहला ही टॉपिक है आपका मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको ज्योग्राफी के मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ और उसका स्कोप क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक पर हम लोगों ने बेसिक परिचर्चा इसके पिछले वीडियो में कर ली थी। उसके साथ साथ आप लोग इसका डिटेल पढ़ के आसानी से, कुछ बहुत समझने वाली चीज़ नहीं, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ, थ्योरीज ऑफ कांट एंड जेम्स जीन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ये हुआ करता था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ में 4 थ्योरीज हुआ करती थी। एक कांट की है और इसके अलावा एक लैप्लास की हुआ करती थी और जेम्स जीन के अलावा एक प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन की हुआ करती थी। तो इस बार आप लोगों के सिलेबस से लाप्लास की और चैम्बरलिन की 2 थ्योरी रिड्यूस हुई है। इसके पहले ये हुआ करता था कि इन 4 थ्योरीज में से एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का निश्चित तौर पे आया करता था। इस बार 2 थ्योरीज हट गई हैं, तो पागल से पागल आदमी भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कांट और जेम्स जीन में से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आना लगभग तय है। उसके साथ साथ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें आप लोग क्रस्ट, मैंटिल और कोर के बारे में पढ़ेंगे, एंड अर्थ्स मूवमेंट, पृथ्वी की गतियां, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। इंडोजेनेटिक में आप लोग को वोल्केनो और अर्थक्वेक मतलब ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रॉक्स के बारे में पढ़ना मतलब चट्टानों के बारे में, और वेदरिंग, अपक्षय के बारे में, लैंड फार्म मतलब स्थलाकृतियां, फार्म बाई रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। ये इतनी टॉपिक है आपकी यूनिट 1 की, जिसमें से 2 लॉन्ग प्रश्न आएंगे, आपको एक करना होगा और उसके साथ साथ कुछ टिप्पणियां आएंगी इसी में से। तो हम लोग पहले पिछले साल के कुछ पेपर देख लें कि उसका क्या स्वरूप है, जिससे हम लोग इस बात का अंदाजा लगा पाएं कि एक्चुअल में प्रश्न आते कैसे हैं और कहां से आते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर ले रखा है और उसमें से पिछले 4 साल के प्रश्न भी डाल रखे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न जो 2019 में आया था कि डिस्क्राइब इन डिटेल द हाइपोथेसिस प्रोपाउंडेड बाय द चैम्बरलिन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, कि चैम्बरलिन की प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस के बारे में ये पूछा था, जो अब की बार आपके सिलेबस से पूर्णतः रिड्यूस हो चुकी है, आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था डिस्कस द लैंड फार्म्स डेवलप बाय द वर्क ऑफ विंड, और 2018 में प्रश्न पूछा था कि एक्सप्लेन द जेम्स जीन हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये आपके सिलेबस में है, 2018 का है, तो मुझे जहां तक लगता है कि 2021 में ज़्यादातर आने की संभावना इसी का है। और दूसरा प्रश्न था डिस्कस वेरियस लैंड फार्म डेवलप बाय द ग्लेशियर रीजन। उसके बाद 2017 में जो प्रश्न आया था डिस्कस द कांट्स हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, और दूसरा प्रश्न था डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा हुआ है। और 2016 में जो प्रश्न आया था एक्सप्लेन द टाइटल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब जेम्स जीन की ही पूछा है। और 2019 वाला जो दूसरा प्रश्न था कि डिस्कस द लैंड फार्म डेवलप्ड बाय द वर्क ऑफ विंड्स, वही को सेम रिपीट किया हुआ है। तो आप लोग ये पिछले 4 साल का पेपर देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं, आने का स्वरूप क्या होगा। उसी क्रम में दोस्तों, इसी क्रम में अब हम आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं कि कांट की जो थ्योरी है, कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस है आपकी ओरिजिन ऑफ अर्थ के संबंध में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी इसी 2 थ्योरी में से आना है, तो हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो मैं बताऊंगा ये निश्चित तौर पे किताबी तरीके से भिन्न होगा, और आप लोग देखने के बाद इसको वीडियो को बस सुन लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के ही सुन लीजिए, लेकिन लास्ट तक सुनने के बाद आप लोग बुक से नोट्स बना लेंगे, तो आप लोग को परीक्षा में एक बार बस रिवीजन करना होगा और आप लोग अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा
कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, यहाँ पे तो कांट की थ्योरी है आगे, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना है कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है उसके बारे में दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे जोग्राफर, बहुत सारे थिंकर ने अपने अलग अलग मत दिए, क्योंकि इसमें सबका एक मत नहीं है। जैसे जैसे लोगों के, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट की, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की जितनी भी सब्जेक्ट है इसमें कोई एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं दी गई है। जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ता है, लोगों को समझने की क्षमता बढ़ती है, वो चीज़ें भी और उसकी नई नई तरह तरह की डिफिनेशन भी पैदा होती हैं। और इसी क्रम में जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग अपने बुक में पढ़िएगा तो उसमें आप लोग पाएंगे कि वेरियसली साइंटिस्ट एंड जोग्राफर डिफाइन, मतलब अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इसमें एक मत नहीं होता है, और जो सोलर सिस्टम या फिर अर्थ का इवोल्यूशन है उसकी सही व्याख्या नहीं हो पाती है। बाद में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पूरा का पूरा व्यू है, पूरी की पूरी हाइपोथेसिस है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने वीडियो शूट कर रखा था लेकिन वो सही आया नहीं था, तिरछा आया था जैसे पहला वीडियो बना था, इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें गुंजा गई हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए कहीं पे। बस हाथ में फ़ोन लेके बना रहा हूँ किसी तरीके से, बड़ी मुश्किल होती है बनाने में, लेकिन आप लोगों के लिए लगता है कि इतना कुछ कर पा रहा हूँ उतना बहुत है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि दो अवधारणा है, 2 आइडियोलॉजी है इस बात को एक्सप्लेन करने की। एक है रिलीजियस कॉन्सेप्ट और एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। रिलीजियस कॉन्सेप्ट का मतलब विद्यार्थियों ये है कि इसमें साइंस बेस्ड फैक्ट शामिल नहीं होंगे, इसमें वैज्ञानिक तर्क शामिल नहीं होंगे, इसमें धार्मिक परिकल्पना के आधार पे, धार्मिक अवधारणा के आधार पे ये मानते हैं लोग कि जो पृथ्वी और सोलर सिस्टम का उत्पत्ति हुई वो गॉड ने किया है और नेचर ने किया है, इसमें मानव का कोई मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये प्रकृति की देन है। वहीं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में इसमें वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट और वैज्ञानिक तथ्य शामिल होते हैं, जिसमें आपको 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक साउंड प्रिंसिपल ऑफ हार्ड साइंस है, इसमें ये माना गया है इसमें कि इसके भी 2 पार्ट हैं, एक हार्ट और एक कोल्ड है। हार्ट का मतलब इसका जो पार्ट है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो इनिशियल स्टेज में हार्ट रही, और हार्ट मतलब गर्म से ठंडी होकर पृथ्वी और सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। और कोल्ड वाला जो इसका दूसरा मत है, इसमें ये मानते हैं कि पृथ्वी शुरू से ही कोल्ड थी और उसी से ही पृथ्वी, मतलब जो मैटर थे जिससे पृथ्वी की निर्माण हुआ, जो मैटर थे वो शुरू से ही कोल्ड थे। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है नंबर के आधार पे है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ देखिए, जो ये है मोनेस्टिक, डुअलिस्टिक और बाइनरी, ये नंबर के आधार पे बांटे गए हैं। कि मतलब मोनेस्टिक का मतलब, जो मोनो का मतलब एक होता है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक गैसीय पिंड से हुई है, डुअलिस्टिक का मतलब 2 गैसीय पिंड से हुई है। मोनेस्टिक में आप लोग पढ़ेंगे लाप्लास की और ड्यूलिस्टिक में पढ़ेंगे जेम्स जीन की, और उसके बाद बाइनरी का मतलब इसकी उत्पत्ति 1 से ज़्यादा गैसीय पिंड से हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, 1755 में इन्होंने दी थी। अब देखिए इसमें बहुत सारा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास मान लीजिए आप लोग कि इसको लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को फिर दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार आप लोग नोट्स बना लीजिएगा बुक से पढ़ के। देखिए सबसे पहले कांट की थ्योरी लिखने के लिए इन्होंने कुछ एजम्पशन माने थे, कुछ इनकी मान्यताएं थी जिन्होंने पहले ही मान रखा था। इन्होंने सबसे पहले ही मान लिया कि ही एज्यूम दैट सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रिमॉर्डियल हार्ड मैटर स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड में प्राइमर्डियल मतलब प्रारंभिक अवस्था में कुछ पार्टिकल बिखरे हुए थे और वो मोशनलेस थे और वो कोल्ड थे। इनकी ये एजम्पशन है कि जो है ब्रह्मांड में गैसियस पार्टिकल बिखरे हुए थे। ये कहाँ से आए थे इसकी कोई बात नहीं करते, इन्होंने एजम्पशन कर लिया। देखिए अब मेन हाइपोथेसिस मैंने आपसे पहले बताया, मैंने एक बार समझा रखा था, तो इसलिए आप लोग फिर से एक ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये मैंने बना रखा जो बिंदु 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 ये सब चीज़ें हैं, ये सब गैसियस पार्टिकल हैं। आप लोग ये डायग्राम अच्छे से बना दीजिए, एग्जाम में आपके बुक में भी नहीं है, लेकिन ये आप लोग इससे बेहतर समझने का कोई तरीका ही नहीं है। देखिए इसमें जो बिंदु बिंदु चीज़ें हैं ये क्या है बताइए, गैसियस पार्टिकल हैं। अब उसके बाद यहीं से ही जो मेन हाइपोथेसिस है इनकी, ये फिर मानते हैं कांट जी, इमैनुअल कांट फिर मानते हैं कि इनमें कोलाइड होता है, इनमें संघट्ट होता है, और इनमें संघट्ट के कारण आकर्षण बल प्रारंभ होता है और ये आपस में टकराने लगते हैं। ये देखिए ये जो बनाए हैं हमने जिग जैग मोशन की तरह, ये है कि ये आपस में टकराने लग रहे हैं, और टकराने के कारण एक हीट उत्पन्न होती है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और मतलब जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इनके बीच की दूरी से 2 पार्टिकल हैं, जो 2 उनके एटम हैं, अगर वो गर्म हो गए तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती है ये धीरे धीरे आके और टकराते हैं, ऊष्मा बढ़ती है, और ये इसकी साइज भी बढ़ती है। जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती है इसकी गति भी बढ़ती है।
ये बात को बहुत कंसेप्ट, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। पहली पॉइंट की है क्या है, इनमें कोलिजन हुआ, इनमें संघर्ष हुआ और इसमें अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये आपस में टकराने लगे। टकराने के कारण हीट उत्पन्न हुई और हीट उत्पन्न होने के साथ साथ ये एक निश्चित एंगुलर मोमेंटम से ये एक पिंड का स्वरूप धारण करती हैं, एक गोलाकार आकृति के एक नेबुला जैसा बन जाते हैं। एक नेबुला जैसा बनने के बाद ये एक निश्चित एंगुलर मोमेंटम, मान लीजिए ओमेगा है, आप लोग कोणीय संवेग पढ़े होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात भूल गया, जब आप लोग इमैनुअल की हाइपोथेसिस लिखेंगे सबसे पहली लाइन ये होगी आपकी कि इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन के फिलोसोफर थे, उन्होंने ये चीज़ दी, 1755 में ये थ्योरी दी। और ये थ्योरी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल और रोटेशन का जो मतलब घूर्णन गति पर आधारित है, रोटेशन मोशन पर आधारित ये थ्योरी। ये 2 पॉइंट पहले वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब ये रोटेशन निश्चित वेग से रोटेशन करने लगे तो इसमें इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इसमें ऊष्मा बढ़ी इसका आकार बढ़ा, और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ा इसकी घूर्णन गति भी बढ़ी, इसका रोटेशन फोर्स भी बढ़ा। और रोटेशन फोर्स इतना तेज हो गया, इतना तेज बॉडी, ऐसे मान लीजिए कोई एंगुलर बॉडी इतना तेज घूमने लगी, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, तो इसमें एक अपकेंद्र बल काम करता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ये 2 टर्म, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपिटल। ये देखिए कोई गोलाकार बॉडी है, कोई सर्कुलर बॉडी है, और अगर ये किसी एक्स के सहारे ऐसे घूम रही है तो इसके जो बाहर की तरफ कार्य करेगा बल उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो इसके अंदर की तरफ काम करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो जो इसके से मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो इसके बाहर की तरफ जो काम करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अंदर की तरफ कार्य करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में क्या बेसिक डिफरेंस है। हिंदी में अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके ये जो पिंड है इससे कुछ छल्ले निकलते हैं, और ये छल्ले निकलकर बाहर आती हैं, और ऐसे करते करते 9 छल्ले निकलते हैं, और आपकी यही 9 प्लेनेट का निर्माण करते हैं, 9 ग्रह का निर्माण करते हैं, और उसी में से एक आपकी पृथ्वी है। आई होप आप लोग कांट की गैसियस हाइपोथेसिस को समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले इन्होंने माना कि जो है ये आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में संघट्ट करते हैं, संघट्ट के कारण हीट उत्पन्न हुई, और हीट उत्पन्न होने के कारण इसमें एक एंगुलर मोमेंटम हुआ, एक कोणीय संवेग से ये लोग ये अपना पिंड का स्वरूप धारण करके एक नेबुला का स्वरूप धारण करके घूमने लगे। और जैसे जैसे हीट बढ़ी इनकी साइज बढ़ी, और साइज बढ़ने के साथ साथ इनका रोटेशन का जो वेग है, जो संवेग है, वो भी बढ़ने लगा, और एक अपकेंद्र बल काम किया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम किया, जिसके बाहर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि 9 बॉडीज निकल के बाहर आई जो 9 ग्रह का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये तो इनकी मेन हाइपोथेसिस रही। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, ये कहाँ कहाँ पे गलत है, इनके क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लोग ये डायग्राम ऐसे बना देंगे, एजम्पशन लिखने के बाद बुक से आप लोग चाहे तो पॉइंट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे स्टेप स्टेप बढ़ा, या फिर डिटेल में भी वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप लोग ये थ्योरी समझ गए तो इसमें आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना या इसकी आलोचना करना कोई बहुत आसान काम है। देखिए भाई पहली पॉइंट तो हम लोग यही लिख देंगे कि इन्होंने ये जो माना कि इनिशियल मैटर ब्रह्मांड में उत्पन्न थे, लेकिन इन्होंने ये मान लिया है चीज़, ये कहाँ से आए थे, क्या थे, इसकी कोई डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है। तो पहली इनकी हम लोग यहाँ पे ये आलोचना कर सकते हैं कि ये जो बताए थे प्रीमॉर्डियल मैटर है उसके बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं है। और जो सबसे बड़ी गलती है इनकी, इन्होंने ये माना कि जब ये पार्टिकल आपस में लड़ना शुरू किए, ये आपस में पार्टिकल हैं, ये मान लीजिए कोई गोलाकार बॉडी है, इसमें आपस में पार्टिकल हैं, तो ये पार्टिकल हैं मान लीजिए, जब तक ये इधर कोई नाच रहा है, कोई इधर लड़ रहा है, कोई इधर लड़ रहा है, तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो एक रोटेशनल फोर्स उत्पन्न नहीं करेगा। इसको आप एक एग्जांपल की बात से सुनिए, समझिए। जैसे मान लीजिए डीजे होता है गांव में, जब डीजे होता है तो उस पर लोग नाचते हैं, तो कैसे जिग जैग उनका पैर देखेंगे। अगर आप लोग 20 लोग नाच रहे हैं तो 20 लोग एक सर्कुलर में नाच रहे हैं ऐसे ऐसे, तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर आ रहा है, कोई इधर, किसी का पैर इधर उधर, जिसको इसका जो नेट मोशन है वो शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई बॉडी है और इसमें जिग जैग मोशन हो रही है तो ये किसी एक्स के सहारे नाच नहीं पाएगी, इसका नेट फोर्स 0 होगा। दूसरा इनका आलोचना यहाँ पे होगी, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरी पॉइंट ये होगी कि इन्होंने जो ये बात मानी कि कोई बॉडी है
कोई बॉडी है और अगर वो कोई बॉडी है अगर उसका आकार बढ़ रहा है तो उसका वेग भी बढ़ेगा, ऐसा इमानुअल कांट ने कहा कि अगर कोई बॉडी है इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी, दूरी बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ा और आकार बढ़ने के साथ साथ इनकी गति बढ़ी, ऐसा इमानुअल कांट ने कहा अपनी थ्योरी में। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर गलत है कि अगर कोई पिंड बढ़ता है आकार में तो वो उसकी गति बढ़ेगी नहीं घटेगी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरे भाई अगर कोई छोटा पिंड है, कोई इतना बड़ा पिंड है तो ऐसे ऐसे ना चलेगा, बड़ा पिंड है तो और स्लो हो जाएगी उसकी गति। ठीक है, तो ये तीसरा इनकी मतलब गलती हुई। एक गलती आप लोग, दूसरा पॉइंट हम देखिए भूल गए फिर से। दूसरा पॉइंट में आप लोग ये मानेंगे कि जब इन्होंने ये बात कही कि ये आपस में टकराने लगे अट्रैक्शन फोर्स से, ये बात यहीं पे आप लोग गलत काट देंगे कि ये बात इसलिए गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि कोई वस्तु इनिशियल अवस्था में विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर गत्य अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इन्होंने जो कांट ने माना कि ये आपस में गति करने लगे, यहाँ पे दूसरा ही पॉइंट आप लोग डालेंगे कि इन्होंने जो माना था ये बात निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही तब तक बनी रहती है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। तो यहाँ से इस आधार पे आप लोग इस बात को गलत काट पाएंगे। तो 4 क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, 4 इनकी गलतियां बताएंगे, इनकी मेन हाइपोथेसिस बताएंगे। इतना करने के बाद आपके 5 पेज का कंप्लीट आंसर तैयार होगा। उसको आप लोग कंप्लीट आंसर तैयार करके नोट्स बना के आप लोग को एक बार बस देख लेना है। अगले वीडियो हम लोग जेम्स जीन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप लोगों के लोगों के पास बुक है तो आप लोग लाप्लास की भी देख सकते हैं। लाप्लास में भी कुछ अंतर नहीं है। लाप्लास ने बस थोड़ा सा और किया, उनकी थ्योरी पढ़ने का तो हंसी आती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं एज्यूम किया, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि एक हार्ट नेबुला है जो रोटेट कर रही है। उन्होंने सोचा था एज्यूम ही करना है भाई, जब मानना ही है तो कुछ बड़ा मानते हैं। इन्होंने मान लिया कि एक नेबुला है जिसमें पार्टिकल आपस में लड़ रहे हैं और ये रोटेट कर रही है। तो इसके सारे दोष ही खत्म हो गए कांट के, कि जो इन्होंने बताया कि ये पहले गति कहाँ से उत्पन्न हुई ये भी खत्म हो गया भाई। आकार घटने बढ़ने वाला वो भी गलती खत्म हो गई। सारी मतलब इनकी गलतियों को दूर करने के लिए ये चीज इन्होंने मान लिया। तो लाप्लास की आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कांट में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, निश्चित तौर पे मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अगले वीडियो हम लोग जेम्स जीन को देखेंगे विस्तार से, उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।